नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। आज दो अहम सेम तरीके से केसेस हैं, उसके ऊपर बात करेंगे और वो है कि एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज पे, वो आज अदालत ने नाकाफ़ी सबूत होने की बुनियाद पर उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया। तो ये बहुत बड़ी एक न्यूज़ है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो PMLN या शरीफ फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ इसी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इमरान खान साहब पर जो मुकदमात बने हैं, आज इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को ज़मानत दे दी और ट्यूसडे तक वो ज़मानत इनको दे दी गई। और ये मुकदमा भी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से है और अब इसका सिलसिला ये है कि ट्यूसडे को स्पेशल कोर्ट में इसका फैसला होगा कि आया ये ज़मानत रहती है या आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ जो पंजाब में तब्दीली की हवा चलने वाली है, उसकी बाज़गश्त बहुत ज़्यादा हो गई। वहाँ पे अहम तरीन जो वज़रा हैं वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। इवन के परवेज़ इलाही साहब जो वहाँ के वज़ीर आला हैं, वो अहम मौके पे वहाँ मौजूद नहीं हैं। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक लिहाज से है कि इमरान खान साहब और PTI मुकम्मल तौर पर इस पर रिलाई कर रही है और उनका ये ख्याल है कि इस लॉन्ग मार्च की बुनियाद पर वो हुकूमत पे और रियासत पे इतना दबाव डालेंगे कि अर्ली इलेक्शन हो जाए। तो ये भी हम डिस्कशन में रखेंगे। इसके साथ साथ सियासी बहरान में मुसलसल इजाफा हो रहा है और सियासी बहरान अगर बढ़ेगा तो मौशी बहरान को हल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं जनाब राना तनवीर हुसैन, वफाकी वज़ीर तालीम व प्रोफेशनल ट्रेनिंग रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं या होंगे अली मोहम्मद ख़ान साहब, आज हमारे साथ शामिल हैं, अभी तक राब्ते में नहीं आए हैं। साबिक़ वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर, रहनुमा तहरीक इंसाफ, आपका बहुत शुक्रिया। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार। मैं सबसे पहले तो आ जाता हूँ राना तनवीर साहब की तरफ। राना तनवीर साहब, दो अहम चीज़ें यहाँ पर हैं। एक तो ये है कि जी इमरान खान साहब की मनी लॉन्ड्रिंग में मुकदमा FIA का, और फिर आज उनकी ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक तरफ ये है अगर वो ज़मानत नहीं होती तो आज उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ को बरी कर दिया गया। पहले तो आप बताइए इसको आप कैसे देखते हैं सर? डॉक्टर साहब, जहाँ तक तो शहबाज साहब या हमज़ा साहब के केसेस की बात है, वो डे वन से ही, अगर आपको याद हो तो इसको मेरा नैब ने भी कहा था कि ये नहीं बनते केसेस, लेकिन बाद में FIA को इन्होंने दे दिए और ये सारा सिलसिला चलाया। वो वही वो कड़ी थी जो वो इंतकामी जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पे उसने नैब को इस्तेमाल कर रहा था। और ये बेसलेस या झूठे केस या एक फैब्रिकेटेड किस्म की स्टोरियां बना के किसी सबको पता चला ये केस बनता ही नहीं है। और आज तो जो जज साहब थे उन्होंने ये भी कहा है कि ये इस काबिल ही नहीं है कि फर्दर भी इन पे गौर किया जाए, क्योंकि उससे जो आपने बात किया ना, काफी सबूत उसकी एविडेंस नहीं थी, बल्कि उसमें एविडेंस के अलावा भी कोई ऐसा मटीरियल नहीं था। ऐसे ही उन्होंने एक फसाद क्रिएट किया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। लेकिन जहाँ तक इमरान खान की बात है, वो केसेस इतने स्ट्रॉन्ग हैं, जो फॉरेन फंडिंग वाला मसला है या इनके जो पकड़े जा रहे हैं मुख्तलिफ अकाउंट से और जिन बंदों के नाम आ रहे हैं, जैसे आरिफ नकवी है या वो तारिक शफी है या इस किस्म के जो लोग हैं,
वो आपके सामने है। और आज हाईकोर्ट ने भी उनको वो एक बेल जो नहीं होती ट्रांजिटरी की केस, उन्होंने कहा कि वो अदालत जो है स्पेशल जज की, वहां पर आप जाएं और वहां पे आप सही जो जमानत है वो ले। वो राहदारी के तौर पे नहीं करते कि वो हाईकोर्ट चले गए तो उन्होंने उनको प्रोटेक्टिव बेल दी है टिल दैट टाइम कि वो स्पेशल जज की अदालत में पेश हों। तो अल्टीमेटली ये चीजें सामने इसके आ रही हैं, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो या तोशाखाना हो या दूसरे जो इसकी मिसयूज अथॉरिटी है या इसकी करप्शन के केसेस हैं, वो ऐसा सरफेस होंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये एक बात आम होती थी कि आपने अगर आप कहते हैं ये करप्ट आदमी है तो केसेस क्यों नहीं आप बनाते। तो ये केसेस इतने आसानी से नहीं बनते, उस पर टाइम लगता है। तो अभी आप देखेंगे कि इसके केसेस ऐसा सारे सामने आ जाएंगे। अच्छा सर, ये बताएं एक चीज जो मैं ये पूछना चाहता हूं, लोग ये पूछ भी रहे हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि जी इमरान खान पे हुकूमत हाथ डालते हुए घबरा रही है या उनके पास सॉलिड प्रूफ नहीं है या वो इजी हाथ नहीं डालना चाहते हैं। अब जबकि ये मुकदमा बन गया है तो क्या जाहिर है इदारे तो आपके नीचे हैं, हुकूमत जब तक नहीं कहेगी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो ये तो अभी उन्होंने जमानत ली है जो राहदारी जमानत है जिस तरह आपने कहा। तो अगर आप समझते हैं कि हुकूमत इस बात के लिए बिल्कुल तैयार है कि फॉरेन फंडिंग केस में जो FIA की फाइंडिंग्स है जिसमें इमरान खान समेत उनके अहम तरीन सैफुल्लाह नियाजी, आमिर कियानी, तारिक शफी, सरदार अजहर और ये और भी बहुत सारे लोग जो एक इंफॉर्मेशन के तहत बहुत सॉलिड दस्तावेजात आ चुके हैं, तो हुकूमत इनको गिरफ्तार करेगी सर? डेफिनेटली करेगी, लेकिन वो जो आप बात कर रहे हैं कि हम घबरा रहे हैं, या वो बात नहीं है। जो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। वो जब अदालतों में केस जाएंगे वहां से वो बेल नहीं देंगे तो फिर क्यों नहीं करेंगे। लेकिन कहना कि हम कोई गवर्नमेंट की कोई थोड़ी सी इसमें कमजोरी है, या बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिर्फ ये है कि हम ऐसा उसकी तरह के नहीं है कोई विक्टिमाइज करें। केसेस बन रहे हैं, वो ठोस केसेस हैं। जब अदालत उसको नहीं वो रिलीफ देगी तो डेफिनेटली वो उसके शिकंजे में आएगा कानून के। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें ऐसा उधर बढ़ रही हैं जो सही जेन्युइनली वो लीगल साइड पे जाएंगी। इस तरह नहीं होगा जिस तरह ये करते थे कि ना एक साहब अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपने बनाया हुआ था और एक अपने घर का सिलसिला के जो चाहते थे वो हो जाए। वो तो पहले कहते थे कि आइंदा हफ्ते में या 2 दिन में या 10 दिन में ये बंदे पकड़े जाएंगे। आपको याद होगा इमरान खान जो कहता था। मैं समझा ये चीजें ऐसी हैं जो उससे पता चल रहा है कि उस जमाने में क्या हो रहा था, वो किस तरह चीजों को आगे लेके चल रहे थे ये लोग। तो अभी इंशाल्लाह देखेंगे कि वो टाइम आ गया कि ये कानून की गिरफ्त में आएगा, क्योंकि एक केस नहीं है, बेशुमार चीजें सामने आ रही हैं ऐसी एक कर। ठीक है सर, मैं आगे आपसे बात करूंगा। इस वक्त PTI का नुमाइंदा उनके अली मोहम्मद साहब का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने हमें टाइम दिया था, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी चाहे। मैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब की तरफ आता हूं। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, ये कुछ महीने बड़ी बेहतर नजर आ रहे हैं। मरियम नवाज साहब बरी हो गई हैं, नवाज शरीफ साहब का केस कमजोर हो गया है, तायात नाइली पे चीफ जस्टिस ने कहा ये ड्रैकुनियन लॉ है, फिर शहबाज शरीफ साहब की और हमजा शहबाज साहब की बरियत, और उसके बाद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए मुमकिन गिरफ्तारी के लिए FIA का मुकदमा कायम करना। कैसे देखते हैं सर? डॉक्टर साहब, मेरे नज़दीक तो जो शहबाज शरीफ साहब 2 दफ़ा जो है जेल भुगत के आए हैं। एक दफ़ा उनको साफ पानी में बुलाया गया और आशियाना में पकड़ लिया गया। हमजा साहब जो है 22 महीने जेल में रह के आए हैं। और जब इनकी जमानतें हुई हैं, जिसकी भी, चाहे ख्वाजा साद रफीक साहब की हुई, चाहे एक मौके पे एहसन इकबाल साहब की हुई, और फिर सुप्रीम कोर्ट की उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन जो है, जमानतों की मैं बात करूं, अभी मैं क्या बरी होने की नहीं करी, तो वही हुई है जो आज इस जज ने रिपीट किया है
मरीम नवाज साहबा की बरीयत में की है, एसर इकबाल साहब की बरीयत में की है। इसका मतलब यह है कि ये केसेस जो थे वो एक तो फेक होता है ना, एक बिल्कुल फ्रॉडुलेंट केसेस थे। फिर इमरान खान साहब के अपने दौर में FIA उनके हैंड पिक लोग हर जगह लगे हुए थे और ये 13-13 महीने उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस की। अभी उनका अपना दौर है और उस पूरी अरसे के अंदर ये चलान नहीं पेश कर सके, कोई किसी किस्म की इंक्वायरी रिपोर्ट करके मुकम्मल करके नहीं दे सके। और आज जब फैसला है अदालत का तो जो बताया उन्होंने वही बातें दोबारा नोट की है। देखिए, मैं हमेशा जितना दौर है मैं हमेशा कहता था कि आल्दो पाकिस्तान के अंदर आईन भी है, आर्टिकल 10 भी है जिसके अंदर आपको जो फेयर ट्रायल्स की गारंटी दी गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से नज़्म-ओ-नस्क चलाया गया है या कानून नाफिज किया गया है, जिस तरीके से पनामा की जो है एक प्रोसीडिंग हुई है, 2 केसेस चले, इमरान खान साहब का चला, नवाज शरीफ साहब का चला, दोनों के लिए क्राइटेरिया फर्क था। एक जगह पे इमरान खान साहब की गैर मुसद्दका कॉपीज हुई है, किसी बैंक जो बंद पड़ा था उसकी ईमेल्स कॉपी उठा के उन्हें जब साकिब निसार साहब की अदालत में दी तो कबूल कर ली गई। दूसरी तरफ जब जो कतर से कतरी एक जो उनका शहजादा था उसने कहा जी कि मैं यहाँ पे आए, मुझे बयान ले ले, उसका बयान वो लोगों ने नहीं किया, वो कहते नहीं वो यहीं पे आए। लेकिन वो रिडले जो था जो कैलिबरी फंड के लिए इंग्लैंड में वाजिद ज़िया साहब जो है अपने कजन के थ्रू जिनको उनको भी नवाजा और पहुंच गया, फिर इसी वाजिद ज़िया को उन्होंने FIA का हेड बना लिया। नैब के जो हेड है उसकी आपने रुदात सुन रखी है कि जब जावेद चौधरी साहब ने 3 कॉलम लिखे, उन्होंने कहा मैं इन पे हाथ डालने वाला हूं, पुलिस खटक जो है उसको तो मैं पकड़ तो मर जाएगा, हुकूमत टूट जाएगी, लेकिन मैंने हाथ जरूर डालना है। ये बात एक दिन आई है, कॉलम जो है यके बाद दी के 2-3 छपे हैं, अगले तो बेचारे की बेचारा तो खैर नहीं है, अल्लाह ताला ने उसके जो करतूत थे उसके सामने लेके आया, उसकी वीडियो आ गई। फिर उसी नैब के चेयरमैन को आप एक्सटेंशन दे रहे हो। मैं कहता हूं कि गट्स चाहिए जो ये बातें करते हैं कि एक एक चीज के अंदर FIA हो, नैब हो, कौन सी चीज है जहां पे चुन चुन के बंदे नहीं लाए। नैब का वाइस चेयरमैन थे, मुझे उनका नाम भूल रहा है, हुसैन समथिंग, उनको इन लगाया इसलिए कि जब चेयरमैन इन्होंने टेम कर लिया तो उसके बाद उन्होंने उसको लगाया वाइस चेयरमैन, यहाँ एंटी करप्शन के हेड थे, हुसैन असगर के आदमी थे, रिटायर्ड हो गए, तो वाइस जी हुसैन असगर साहब, तो जी हुसैन असगर साहब, थैंक यू। तो उनको जब लगाया उनसे मतलब यही था कि अपनी मर्जी की रिपोर्ट्स लेते रहेंगे, ली नहीं ली वो लहदा बात है, लगाया इसी इंटेंशन से कि उनको जिन बंदे के साथ गए थे प्राइम वजीर आजम हाउस ने, उसने मुझे बताया कि उसने कहा जी कि आप फिर मेरे पे छोड़ दें, मुझे नैब को वाइस चेयरमैन बना दें और चेयरमैन को मेरे काम में दखल ना दें। जब आप इतने बोगस, इतने अनाद, इतने मुआदाना तरीके से किसी के साथ विच हंटिंग करते हैं, फिर अल्लाह की लाठी है जिसको कहने ढील अल्लाह की होती है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं होती। इमरान खान साहब अभी तक तो जो है ख्याल है कि जो कुछ उन्होंने की हुई है वो उनके करीब भी नहीं पहुंचे कि उन्हें भुगतनी है। ना तो उनके केसेज आ रहे हैं और जो आ रहे हैं तो ज़ाहिर है जैसे राणा साहब ने कहा है वो अपना ड्यू कोर्स ऑफ टाइम लेंगे, उनको भी उसी तरह फेयर ट्रायल मिलना चाहिए जो हम कहते थे नवाज शरीफ साहब को मिलना चाहिए, मरीम साहब को मिलना चाहिए, और बाकी सारे जो मुस्लिम नून के सारे लोगों को इन्होंने नेज़े की एनी पे जो है बिठाए रखा। तो जो दौर था इमरान खान साहब का, ये पाकिस्तान की तारीख का भयानक तरीन और तारीख तरीन दौर था। मुझे तकलीफ ये होती है कि इमरान खान साहब ने जिस ढिठाई से गलत बयानी की, मुझे कहना तो है कि झूठ बोले। अब मतलब कहते यार मतलब क्या कहेंगे 70 साल के आदमी को आप कहते झूठ बोले, और जिस ढिठाई से उन्होंने सारे काम किए, मेरा ख्याल है कि एक बंदा जो है जेन्युइनली उसे पता था कि सारी चीजों से भूल जाएगी कौन कौन किससे क्या क्या भुगता है, ये क्या क्या भुगत रहा है। मुल्क जो है वो जिस नैज पे पहुंचा है, जिस जगह पे मुल्क को पहुंचा दिया गया है, अब मुझे बताएं कि ये मुल्क जो है ये डिजर्व करता था? इस मुल्क ने लोगों को इतने बड़े बड़े ओहदे दिए, वज़ीर आज़म टाइप बना दिया, उसके साथ ये सलूक रवा रखा है कि आज खुदा गवाह के बिस्तर मर्ग पे छोड़ के गया इमरान खान। 10 अप्रैल को पाकिस्तान बिस्तर मर्ग पे था। हालांकि मुस्लिम की नून ने इन्होंने बड़ी जो है खुशदिली से जफ्फा लगाया कि इक़्तिदार मिल गया है, लेकिन मेरा अभी भी डर और खदशा ये है
अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हूं, कि पाकिस्तान इनसे नहीं निकलेगा, क्योंकि जिस जहां पे इमरान खान छोड़ के गया और जिन जहां से 2014 से इन्होंने शुरू किया है पाकिस्तान सियासत रियासत बचाओ के नाम पे। 13 जुलाई को जब नवाज शरीफ जेल में गए थे, 6 जुलाई को फैसला हुआ था 2018 में, इमरान खान साहब ने तो नहीं किया था। पैनामा के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते थे आओ बच्चे आओ इधर आ जाओ, अगर तुम्हारा लॉकडाउन नाकाम भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम केस सुनेंगे। तो इस जो किया इन सबको मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम लोगों ने इस मुल्क का क्या प्रेशर कर दिया और कहां के पहुंचाया है। क्या मुल्क जो किसी से निकलने के काबिल नहीं रहा, कोई जिम्मेदारी लेगा? ठीक है कि जहां आपने आके मुल्क को बचाया। ठीक है, मैं जरा सा, क्योंकि अली मोहम्मद साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आना भी बहुत जरूरी है। अली मोहम्मद साहब, एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब बाइज्जत बरी हो रहे हैं, और दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में सैफुल्लाह न्याजी साहब, आमिर कियानी साहब, सरदार अजहर साहब, तारिक शफी साहब और सब आपके कायद जनाब इमरान खान साहब मुकदमात में फिक्स हो रहे हैं। मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं आपको फोन पे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। अली मोहम्मद खान साहब की तरफ आते हैं, क्योंकि उनसे बात नहीं हो सकी थी। अली मोहम्मद खान साहब, मेरा सवाल तो आपने सुन लिया था कि एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग पे गिरफ्तारी, दूसरी तरफ बाइज्जत बरी, क्या कहते हैं सर? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बुनियादी एक बात से शुरू कर देते हैं जिसपे मेरे ख्याल में आपको, मुझे, हमारे नाज़रीन को और हमारे जो मोहतरम मेहमान बैठे हैं किसी को भी एतराज नहीं होगा कि करप्शन पे, लॉन्ड्रिंग पे, गलत काम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जो गलत काम में इन्वॉल्व है, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, चाहे मेरा है या आपका है, जिसका भी है, दैट पर्सन हैज टू आंसर। ठीक है जी, इस पे तो कोई एतराज नहीं। अब आगे चलते हैं। अब सवाल ये है कि जिन लोगों पे पहले इल्जामात थे, जिन पे अब लगे, तो यहाँ पे दोनों कहते हैं कि जिन पे पहले से इल्जामात हैं वो किस बुनियाद पे जो है वो फौरी तौर पे उनको रिलीफ मिल रहा है। देखिए, अदालतें सबूत पे चलती हैं और अदालतें प्रोसिक्यूशन के केस पे चलती हैं। अदालत की ना किसी से दोस्ती होती है, ना अदालत की किसी से दुश्मनी या मुखासमत होती है। अब अगर अदालत में किसी के खिलाफ केस है तो इस्तिगासा केस को आगे बढ़ाती है। अगर इस्तिगासा यानी प्रोसिक्यूशन यानी हुकूमत वक्त किसी पे केस ही ना करना चाहे, अगर इस्तिगासा का वकील जो है वो केस आगे बढ़ाए ही ना और अपने गवाहान को भी ना लाए और सबूत भी ना पेश करे और उसका उसमें इंटरेस्ट ही ना हो, बल्कि बहुत से केसेस में मेन प्रोसिक्यूटर आए ही ना, तो अदालत क्या करे? वो तो फिर बरी करेगी। तो इसमें सवाल इस हुकूमत पे उठता है कि ये जो हुकूमत आई है, क्या इसका मकसद करप्शन खत्म करना है? अगर करप्शन खत्म करना है तो फिर नैब का ये लॉ तो ये पास कभी ना करते कि नैब में क्या बुनियादी तरमीम की है। सबसे बड़ी तरमीम यह है कि बारे सबूत, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो मुल्जिम की बजाय इस्तिगासा पे आ गया कि अगर किसी अली मोहम्मद नामी शख्स का जो इत्तेफाक से वजीर रहा हो और उसका 1 अरब रुपए का असासा मुल्क बाहर निकला है, तो अली मोहम्मद को नहीं साबित करना कि ये हराम है, इस्तिगासा ने साबित करना है कि ये हराम का है। तो क्या कोई करप्ट आदमी सबूत पीछे छोड़ता है? नंबर 1। फिर नैब की लिमिट 50 करोड़ से ऊपर कर दी कि 50 करोड़ या उससे कम की करप्शन पे नैब की परव्यू में नहीं होगी। तो इसका तो मतलब है कि क्या 50 करोड़ रुपए की तक की करप्शन पे आपकी गिरफ्त उतनी सख्त नहीं होगी या वो अब करप्शन नहीं रही। तीसरा ये है कि मुल्क से बाहर जो सबूत है वो आप ऐसे सबूत पेश ही नहीं कर सकते। तो अली मोहम्मद ने अगर दुबई में, लंदन में या न्यूयॉर्क में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है तो उसका सबूत तो इस्लामाबाद या काला शाह काकू के पटवारी के पास नहीं होगा ना जी, उसका सबूत तो वहां से होगा। तो वहां अगर आप सबूत ही आप पेश नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन में इस हुकूमत का सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये था कि आके अपने करप्शन के केसेस खत्म करें। तो अब इस पूरे प्रोसेस से सवाल ये उठता है कि पहले से केसेस थे उनको इस तरीके से प्रोसिक्यूशन अपनी जगह छोड़ के कानून में तब्दीलियां करके हुकूमत की तरफ से इंटरेस्ट, क्योंकि अपने पे तो कोई केस नहीं करेगा, सारे करप्ट लोग
मैं माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, जिन पे सवालात थे, जिन पे बड़े बड़े केसेस थे, सारे तो काबीना में बैठे। तो जब सारे खुद काबीना में बैठे तो उनसे सवाल कौन पूछेगा? तो यहाँ पे पहले से लोगों को रिलीफ मिला, और अब इमरान खान साहब या हमारी पार्टी की लीडरशिप पे इस तरह के जो है मुकदमात बनाए जा रहे हैं। हम मुकदमात से नहीं डरते, आप 10 और बनाएं, लेकिन आपकी अपनी ऑथेंटिसिटी और आपका अपना अखलाकी मयार और आपकी अपनी स्टैंडिंग किधर है कि जब एक तरफ आपने 1100-1200 अरब रुपए के केसेस में अपने आप को रिलीफ दिलवा दिया और आप रोज अपने केस खत्म करा रहे हैं, तो आप जब किसी और पे कोई जनरल भी केस बना रहे हो, फॉर एग्जांपल हमारे किसी बंदे पे जनरल भी केस है, लेकिन यू आर नॉट कमिंग टू द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स, क्योंकि आपने खुद अपने करप्शन के केस माफ करा के अब किसी पे भी आप सवाल उठाएंगे, जायज भी केस बनाएंगे, तो अवाम और समझ बूझ वाले लोग सवाल उठाएंगे कि क्या आपका केस जेन्युइन है। सबका ताल्लुक है, हमने हमेशा फेस किया है, अब भी फेस करेंगे। अच्छा सर, जो एक बहुत ही ये तो आ गया स्पेशल कोर्ट का, अब अगर हाई कोर्ट देखें तो एक लंबा प्रोसेस चला है और नैब में मरियम नवाज साहिबा के वही प्रोसिक्यूटर सारे थे जिन्होंने केस बनाया और इनको सजा दिलवाई, वही कंटिन्यू थे, और मरियम नवाज को इस्लामाबाद की बेंच ने, 2 जजेस ने बाइज्जत बरी कर दिया, और उसकी वजह से नवाज शरीफ का केस भी बहुत कमज़ोर हो चुका है इवन फील्ड का, क्योंकि जुर्म साबित नहीं हुआ। आगे आइए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया है कि ये ड्रैकुनियन लॉ है 62(1)(f)(3) का जो तायात नाहिली है, तो गोया इसका मतलब है 62(1)(f) के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट खास तौर पे चीफ जस्टिस जो है उसको समझ रही है कि ये जालिमाना सफाकाना लॉ है। तो एक पूरी सीरीज नजर आ रही है कि अदालत के जरिए शरीफ फैमिली बाइज्जत बरी हो रहे हैं। सर डॉक्टर साहब, मैं तो आपसे अर्ज करूंगा कि हम सबको खुदा का खौफ करना चाहिए। डॉक्टर दानिश साहब, हम सबको खुदा का खौफ करना चाहिए कि हम लोग क्या बन गए हैं। क्या हम सब जो है पाकिस्तान में उन लोगों के वकील बन गए हैं जिन लोगों ने पाकिस्तान में करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए हैं? ये किसी ने लूटा है ना डॉक्टर दानिश, ये पिछले 3.5 साल में इमरान खान साहब ने तो नहीं लूटा। ये लुट तो है ना, मुल्क करप्शन तो हुई है ना जी। पाकिस्तान जो आज अरबों खरबों रुपए के कर्जों में है, अगर वो कर्ज सही जगह पे लगे होते, आज हम पे जितना सूद के जो अंबार पड़े हुए हैं, जो हमारा रुपए जो है वो अपनी कदर कर चुका है, बल्कि रुपए की दुनिया में कोई इज्जत ही नहीं रही, बदकिस्मती से रोज आपका रुपए नीचे जाता रहा। तो पाकिस्तान के साथ जिन लोगों ने ये किया है, अब उनको हम जनाब आइन में भी तब्दीलियां करके सादिक और अमीन और ये तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक करप्शन फ्री सोसाइटी में आपको जो है वो चाहिए होती हैं, और वो उम्मत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, जिसके अपने नबी आखिर ज़मान ने ये फरमाया कि अगर किसी और को तो छोड़ो, मेरी अपनी बच्ची पे भी सवाल उठे, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा पे, तो उनसे भी सवाल हो सकता है, और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे अमीरुल मोमिनीन पे सवाल उठे। उनकी उम्मत जो है आज अपने लिए इस तरह के चोर दरवाजे ढूंढ रही है। कोई हमें खुदा का खौफ है, कोई आखिरत से कोई यकीन है? पाकिस्तान में तो हम अपने आप को रिलीफ दिलवा देंगे, अपने केस खत्म करवा देंगे, कोई ये चक्कर चला के वो चक्कर चला के, कोई कुछ भी करके, लेकिन आखिरत में क्या करेंगे? और इस मुल्क के अवाम को किसके सहारे और क्या छोड़ के जा रहे हैं? और खासकर जो हमारी पूछ लेते हैं राना तनवीर साहब से। एक मिनट राना तनवीर साहब से पूछ लेते हैं सर। जी सर, बोले। सिर्फ 10-15 सेकंड देखें। ये जो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो मैट्रिक कर रहे हैं, जो ए लेवल कर रहे हैं, जो ओ लेवल कर रहे हैं, जो अभी शऊर की आंख खोल रहे हैं, जो मेडिकल में जा रहे हैं, जो इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, जो कल को सीएसएस करेंगे, जो जीडीपी पायलट्स बनेंगे, जो बॉर्डर पर जाके पाकिस्तान के लिए सीने पर माथे पे गोलियां खाएंगे, वो जो शहीदों के जनाजे आएंगे, उनके घरों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर आप ताकतवर हैं, आपके पास बहुत ज्यादा माल है, आपकी सही ताकतवर कॉरिडोर में आपकी लिंक्स बराबर है, तो किसी का बाप आपको नहीं पकड़ सकता। डॉक्टर दानिश, इसलिए तो मुल्क नहीं बना था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मुल्क चोरों के लिए नहीं बनाया था। ये मुल्क पाकिस्तान जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। मैंने पहले ये बात कर दी है कि अगर हमारा कोई करप्ट है, पहले उसको टांगो, लेकिन जिन पे केसेस है उनको कैसे छोड़ा? ठीक है सर, ठीक है, मैं आगे बात करूंगा। मैं जरा इसका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। जाहिर है उन्होंने बात आपकी सुनी है राना तनवीर साहब ने। राना तनवीर साहब कहां ले जा रहे हैं नौजवान नस्लों को आप? एक तो ये, दूसरा सर मैं सवाल ऐड कर देता हूं, और वो ये है कि इमरान खान साहब को आप लोग इतना दीवार से लगा रहे हैं बकौल पीटीआई के कि वो एक बड़ा लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, और ये हुकूमत फिर इस लॉन्ग मार्च को
फेस नहीं कर सकेगी और दिसंबर तक ये हुकूमत खत्म हो जाएगी, ये प्रेडिक्शन है सर, क्या कहेंगे? हाँ, मुझे वैसे बड़े काबिल एहतराम है अली मोहम्मद खान साहब, लेकिन यकीन करें मुझे इतनी तकलीफ़ होती है, मैंने कई दफ़ा इनको कहा भी है कि ये किस लिए ये बातें कर रहे हैं। क्या जो इन्होंने काम किए हैं 4 साल में अल्लाह ताला इनको कोई नहीं पूछेगा? आपने रियासत मदीना का जिस तरह नाम लेके लोगों को वर्गलाया है या उनको धोखा दिया है और उनको ब्लैकमेल या इमोशनली उनको किया है ब्लैकमेल, वो आपको अल्लाह ताला नहीं पूछेगा? आपने जो गोल खिलाए हैं बनी गाला में, अल्लाह ताला आपको नहीं पूछेगा? आपने जो करप्शन किया, आपकी सारी कैबिनेट आपके चोर थे, क्या आमिर कियानी चोर नहीं था? क्या वो हेल्थ वाला चोर नहीं था? क्या पेट्रोलियम वाला जो भाग गया चोर नहीं था? जो 280 अरब का जो दयामीर का इन्होंने वो मामन डैम या किसका ठेका 320 में कर दिया, आते ही जो 280 पे हमें साइन करके दे रहे थे रजाक दाऊद को, अल्लाह ताला इनको नहीं पूछेगा? अगली नस्लों को बिगाड़ रहे हैं आप, सारी दुनिया चीख रही है, बच्चों की ख़राब कर रहे हैं, उनको आपने बदतमीज़ कर दिया है, गाली गलोच आपने इंट्रोड्यूस कराई, जिसका लीडर गाली गलोच दो जो सारे अपनी खुद ये कहते थे सारे कि जो उसको नाराज़ होता है जो गाली नहीं देता असम्बली में। अली मोहम्मद खान का मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मुझे ये कंफर्म करें क्योंकि ये कलमे पढ़ते हैं और बड़ी दरूशनी पढ़ते हैं, और जो गालियाँ देता है उनको जो शाबाश देते हैं, वेल डन करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं बुला के, तो मैं समझता हूँ हम किधर जा रहे हैं। जस्ट एक MNA की सीट के लिए हमने टिकट लेना है और इसलिए हम झूठ बोल रहे हैं, इसलिए हम गलत बातें कर रहे हैं और सारी चीज़ों को हम इधर उधर की ट्विस्ट दे रहे हैं। अगर आपने गलत केसेस बनाए, आपने गलत सजाएं दिलाई, एक तरफ कहते हैं कि जजेस जो है ना उनका कोई दोस्त होता है ना कोई उनके पास तो एविडेंस होती है। आज जज ने कहा है कि कोई एविडेंस ही नहीं है, जो आपने भी कहा कि ना काफ़ी शवाहिद हैं। तो मैं तो हैरान हूँ कि PTI वाले किस चीज़ के बने हुए हैं, स्वाय इनको बातें करने की, तकरीर करने के, गलत बातें करने के, झूठ बोलने के, ये कौन से सूलों की बात करते हैं। तो ये छोड़े इन बातों को प्लीज़, आप सही अपने ज़मीर के मुताबिक चलें तो ठीक है। अगर आपने यही बात करनी है, एंगुलर बात करनी है, क्योंकि मैं PTI का हूँ, क्योंकि मैं फ़लाँ हूँ, लोगों को सरमन देते हैं, लोगों को ये कीड़े निकालते हैं। आपके सारे लोटे इकट्ठे किए हुए हैं, 3-3 4-4 पार्टियां बदल के। कौन करप्ट नहीं है? इनका करप्ट नहीं है। फवाद चौधरी क्या है, उसका क्या करैक्टर है, मुझे बताएं ना। क्या कैबिनेट थी इनकी? क्या उमर अयूब कौन है? ये क्या मैं अब किस किस का नाम लूँ? फिर बातें शुरू हो जाती हैं। एक एक बंदे को हम जानते हैं, एक एक की पीछे हिस्ट्री जानते हैं कि ये कहाँ से इन्होंने सियासत शुरू की, कहाँ ये पहुँच गए, कहाँ ये टोटी करते थे, कहाँ ये जजों के सामने पेश होते थे। और भी जज अगर फैसला करें हमारे खिलाफ तो ठीक है, अगर इनको बात करें कोई इलेक्शन कमीशन तो फिर डस्का में इनको चोरी की सारी वोटों की धुंध छा गई तो वो ठीक है, लेकिन कहीं और हो जाए तो वो ठीक नहीं है। ये तो एक दिन में काम करते हैं कि शाबाश हाई कोर्ट बड़ा ठीक काम कर रही है, शाम को कोई फैसला आता तो कहते हैं बिल्कुल हाई कोर्ट जो है वो नाइंसाफ़ी कर रही है, वो मिली हुई है, वो बिकी हुई है। वो ये क्या, मुझे कोई समझ नहीं आती। साकिब निसार इनको सादक अमीन के खिताब दे तो वो बिल्कुल ठीक है। साकिब निसार को कौन नहीं जानता वो कैसा जज था। साकिब निसार की तारीख, उसकी बचपन से, उसकी वकालत से, उसकी क्या क्या बातें मैं करूं। और इनकी सिलाई मशीन की आमदन से न्यू जर्सी में बन जाए वो प्रॉपर्टीज़, वो ठीक है। न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी सिलाई मशीन से बन जाए वो ठीक है। इनके रेगुलराइज कर दिए जाएँ 300-300 के कनाल, वो ठीक है। इनके बच्चे यहूदियों के घर पढ़े तो वो ठीक है, हमारे बच्चे मुसलमान भी हो तो बाहर रहें तो वो ठीक नहीं है। ये मैं क्या बात करूं, मुझे तो सर पकड़ लेता हूं कि अगर यही कौम है, अगर यही लीडर बनने आके असम्बलियों में बैठने हैं लोग, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। जिस तरह पहले 4 साल इन्होंने चलाई है, फिर बेड़ा गर्क कर दिया, जिस तरह हफीज़ खान ने कहा है कि पाकिस्तान को उधर पहुँचा दिया। 2018 में तो हमने एक अच्छा पाकिस्तान दिया था ना, नवाज शरीफ ने, एक खुशहाल पाकिस्तान, एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान। कोई बिजली का कारखाना आपने लगाया है, कोई डैम बना दिया है, कोई आपने और कारनामा कर दिया है। मेट्रो आपसे बन नहीं सकी, 30 से 130 अरब की पहुँचा दिया। स्टे आप ले लेते हैं जाके अदालतों से, आप हर इंक्वायरी का स्टे ले लेते हैं। मैं क्या क्या बातें करूँ। आपने तो उसको लड़की को भी अब से लॉन्ग मार्च सर, लॉन्ग मार्च, उसको लॉन्ग मार्च सर, लॉन्ग मार्च, चेयरमैन लॉन्ग मार्च के मैं मेरी बात सुने, करें। कल ननकाना में जलसा था इनके लीडर का, इमरान न्याजी का। वहाँ पे इन्होंने स्कूल छुट्टी की डिस्ट्रिक्ट में
टीचर्स सारे, औरतें और बंदे इन्होंने वहाँ से बिठाए, इन्होंने पटवारी बिठाए और मकामी बंदा ही कोई नहीं था। फैसलाबाद से, लाहौर से, शिवपुरा से लेके आए और हालत ये हो गई इनकी कि ये वहाँ पे वो कर ही नहीं सके। 4-5 हज़ार बंदा था। आज मेरे शरीपुर में है, एक बंदा मकामी दिखा देना, शहर से निकले ही नहीं। 36-40 बंदे मुझे दिखा रहे हैं। 3,000 लगी थी कुर्सियाँ, वो भी खाली थी। पूछें जाके एडमिनिस्ट्रेशन से, पूछें स्पेशल ब्रांच से। वो कहता है डीएसपी से किसी ने पूछा स्पेशल ब्रांच से कितने बंदे हैं, कहते हैं 7,000 तो होंगे ना। तो उसने कहा कि खुदा के खौफ करो, कब्र में हमने जाना है, क्या आप कर रहे हैं? कहता है वैसे हैं तो 25-26 100। तो ये क्या पूछे ना। और वह गर्दान क्या थी? 4 फ्लैट, 4 फ्लैट, 4 फ्लैट, 4 फ्लैट। यार तुम 4 फ्लैटों की बात करते हो, क्या तुम्हारे आगा पीछा सारे नहीं हम जानते? इमरान न्याजी, हफीज़ खान बैठा हुआ है, अली मोहम्मद खान साहब अगर पीटीआई में है तो मर्जी है, शरीफ आदमी है, लेकिन ये ना कौन से लॉन्ग मार्च करने हैं? वही इन्होंने औरतें साथ होती हैं हर जलसे में, वही इन्होंने कोई 10-12 हज़ार बंदे केपीके से तनख्वाहें देते हैं, क्या करते हैं वो लेके फिरते रहते हैं किसी न किसी जगह पे। अब तो केपीके वाले, अगले परवेज़ खटक किसी को कह रहा था, मैं बता रहा हूँ कि लोग उसको हाँ कह रहे थे कि जी हम तंग आ गए हैं आपके जलसों में जा जाके, आपने कभी हमें लाहौर ले जाते हैं, कभी आप कहीं ले जाते हैं। तो इन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, लॉन्ग मार्च करने तो दें इनको। इनके साथ कौन जाएगा, किधर जाएंगे? कभी कहते हैं हम मुहासरा कर रहे हैं इस्लामाबाद का। ये कौन सी इजाजत कर रहे हैं? क्या है ये इनकी पासदारी कर रहे हैं? क्या कानून की पासदारी कर रहे हैं? क्या जी हमें रोकते क्यों हैं? हमने कब रोका था भाई? मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च किया था, डॉक्टर साहब सुन तो ले ना। तो वो तो आराम से गए वहाँ पे जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो वो F10 है या कहा, वहाँ बैठ गए, बैठे रहे, चले गए। तो आप तो कहते हैं हमने पकड़ लेने, हमने निकाल देने। हमने पहले जो आपने धरना दिया था वो कौन सा धरना कानूनी था? आपने तो पार्लियामेंट पे चढ़ाई की, आपने पार्लियामेंट हाउस के गेट पर फलांगे, आपने पीटीवी पे चढ़ाई की। फिर कहते हैं हम कुछ नहीं करते, फिर कहते हैं हम नेक पाक हैं। बातें हॉर्स ट्रेडिंग आप करते हैं, 5-5 बंदे आप खरीदते हैं, गालियाँ हमें देते हैं। आप संजरानी को बना दें उसी तरह तो ठीक है, वो बिल्कुल जायज़ है। आप टेम्परिंग करें, आप जो मर्जी करें। यूसुफ रजा गिलानी सीक्रेट बैलेट से जीत जाए तो आप हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। ये किधर डबल फेस है? ये डबल स्टैंडर्ड कहाँ से है? डॉक्टर साहब मुझे आप लोग कहते हैं कि जी आप अगर गड़बड़ कर रहे हैं, क्या ठीक है? डॉक्टर साहब यहाँ पाकिस्तान को चलने दें, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, अब इसको सुख का सांस लेने दे। 4 साल में क्या किया है इन्होंने? इन्होंने 900 से जो हमने सैरगो लड़ दिया था, इन्होंने 2700 पे पहुंचा दिया। ब्रेक के लिए ये क्या टाइम है? दूं इनकी बातें, तकरीरें इनकी सुन लें, इनके सरमन सुन लें, इनकी बातें सुने। राना तनवीर साहब एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। जी वेलकम बैक। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, आपके पास 5 मिनट है। सवाल ये है कि इमरान खान साहब को दीवार से लगा दिया गया है, उनके पास वाहिद ऑप्शन लॉन्ग मार्च है। लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं सर? डॉक्टर साहब, राना तनवीर साहब की तरह मेरी भी मुश्किल यह है कि अली अहमद साहब के सामने मुझे बात करते बड़ी शर्म आती है। ही इज ए जेन्युइनली थॉरो जेंटलमैन। और फिर जिस तरीके से ये एक सही मुसलमान की तरह बात करते हैं, आगाज करते हैं, फिर अल्लाह का खौफ दिलाते हैं। मेरा ख्याल है अल्लाह का खौफ हमें भी, सबको, इमरान साहब को भी, सबको करना चाहिए। और वाकई अल्लाह ताला का खौफ आ जाए, खशियत इलाही से अच्छी बात क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की 4 तारीफें बताई हैं कि ऐसे शख्स के मुनाफिक होने में कोई इसमें 2 राय नहीं है कि जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा, वादा करेगा तो तोड़ेगा, इमानत देंगे तो उसमें ख़यानत करेगा, और जब गुस्सा आएगा तो तैश में आके गंदी जुबान इस्तेमाल करेगा। ये मुसद्दक़ा हदीस है। और मेरा ख्याल है कि हमें अज़बर हो चुकी है हज़रत फातिमा की, जो अली अहमद साहब ने इसलिए किया कि इनके लीडर ने हर रोजाना ये कहते आपको ये बात समझ नहीं आएगी। कल ननकाना साहब में कहते हैं मुझे पता है ये मैं बात जो बता रहा हूं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, क्योंकि ये
कोई तकरीबन 2-2,500 दफा से ज्यादा बता चुके होंगे। मैं जब दिलो जान से उनके साथ था तब भी वो ये हदीस दुहराया करते थे। हुआ क्या, इक़्तिदार में आए 4 महीने हुए, 5 महीने हुए, आपके यहां करप्शन को ये कहते हैं मेरी पार्टी बनी तो करप्शन खत्म करने के लिए। मुझे नहीं गवर्नमेंट की फंक्शन का पता, राणा साहब बताएंगे, अली अहमद साहब बताएंगे। 116 पे था या 117 पे था करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान, कितने पे पहुंचा? 140 पे। कल भी कह रहे थे कि इन्होंने कर्जे लिए। मुस्लिम लीग ने 10,000 बिलियन कर्ज लिया, यानी कि 1 ट्रिलियन। 14,000 पे मिला, पीपल्स पार्टी को 6,000 पे मिला, उन्होंने 8,000 लिया। 14,000 से 24,000 पहुंचाया इमरान खान साहब ने, 46,000 अरब पे पहुंचाया, 22,000 कर दिया। अब डॉलर बढ़ गया, उसको काउंट करें तो 55,000 हो चुका होगा। कौन सी चीज है जो इन्होंने नहीं की? एक एक चीज के ऊपर मुझे तकलीफ यह होती है कि सारी चीजें इनके सामने हैं, सब कुछ उसके मौजूद है, उसके बाद हिम्मत चाहिए, गट्स चाहिए, चीख चाहिए इस तरह की बातें करने में। आपको जो राणा साहब ने भी कुछ गिनवा दी है। मुनाफिक की तारीफ कौन सा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर मुनाफिक की तारीफ क्यों की सर आप यहाँ पे? सर लोग पूछना, मुनाफिक की तारीफ मैंने ये की कि इमरान खान साहब, मैं ये नहीं कही कहता हूं, मैं तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताई है हमें पहचान कराने के लिए। अगर मेरे में 4 चीजें हैं, अगर मैं जब भी बात करूं, अगर अभी आप मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं एक क्वालिफाई हो गया हूं। अगर मेरे पास इमानतें आई हैं, 250 मिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान का आया है, और मैं चाहता हूं 58 कनाल जमीन पे अलकायदा ट्रस्ट पे, जहां पे मैं 3 ट्रस्ट दियो, मैं, मेरी बेगम और उनकी सहेली फरह बच्ची, अगर मेरे पास इमानत आई है पाकिस्तान की कौम के खजाने की, उसका मैंने यह अशर किया हो। मैं तैश में अगर किसी को गालियां देता हूं, सूरह हुजरात क्या कहती है? या युल्लज़ीना आमनू तानिबू कसीरम मिनज़ ज़न्न, उसको भी छोड़े। या युल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिन्हुम वला निसाअ मिन निसाअ अन यकूनू खैरम मिन्हुन। कोई मर्द किसी मर्द का मजाक न उड़ाए, कोई औरत किसी का औरत का मजाक न उड़ाए। वला तलबिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब, किसी को बुरे नामों से ना पुकारो, ना किसी को बुरे नाम दो। हर जलसे में रेड ट्रैक होता है, माइकल आ रहा है जो इमरान खान साहब को कह सके अल्लाह का खौफ खाओ। हमें अल्लाह का खौफ बताने वाले कोई एक बंदा नहीं है जो उसकी आकबत के बारे में भी फिक्र करे, उसके इक़्तिदार का तो फिक्र है। अच्छा सर, मेरे पास टाइम उनके लिए रह गया, अली मोहम्मद साहब के लिए 5 मिनट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद के लिए 5 मिनट। जी अली मोहम्मद साहब क्या कहते हैं? जी जी आप बिल्कुल आराम करें। जी जनाब अली मोहम्मद साहब। डॉक्टर साहब मैं अर्ज करता हूँ, मैंने दोनों गेस्ट की बातें सुनी है। एक तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि एक जो है पॉइंट ऑफ व्यू से आप 2 मेहमान बुला के फिर उनके सामने हमें बैठा देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट बुला लिया करें तो उससे ये होगा कि हमारे जो नाज़रीन है वो भी अच्छा उनको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाया करेगा, क्योंकि दोनों बेसिकली दोनों काबिल एहतराम है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू एक ही पेश करें। उनके सामने पाकिस्तान के, लेकिन सर ऐसा देखिए सर, मैं एक बात बताऊं, इस वक्त आप भी कभी कभी ऐसा पैनल हमें मिलता है, हम देते हैं, जिसमें पॉइंट ऑफ व्यू आपके फेवर में 3 चले जाते हैं, एक फेवर में किसी और तरफ चला जाता है। हमने पीएमएलएन का एक आदमी, अब वो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है सर, ये ज्यादती है कि आप फौरन इल्जाम लगा देते हैं, ये ज्यादती है सर। मेरा नुक्ता नजर है वो आप मैंने पेश कर दिया है। जितने इंडिपेंडेंट हैं मेरे मोहतरम हैं। अब आप जवाब दें सर, टाइम निकल जाएगा, जवाब दें, जवाब दें। जी जितने इंडिपेंडेंट हैं वो हम सबको पता है, क्योंकि जाहिर है आप जब एक माइंड बना लेते हैं किसी शख्स के बारे में, किसी शख्स का एक काम अच्छा हो सकता है, 10 काम बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ बुरा नहीं हो सकता। लेकिन इमरान खान साहब का सबसे बड़ा जो गुनाह है वो ये है कि ये जो 2 बड़ी जमातें हैं ये आपस में बारियां इनकी लगी हुई थी, आपस में ये सिर्फ इख्तिदार की लड़ाई थी, उसूलों की लड़ाई कोई नहीं थी, क्योंकि करप्शन सब ने बड़ी दबा के की है। मैं बिल्कुल राणा साहब ने बात की है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि हम पे आप क्वेश्चन ना करें, हम पे आप केस ना बनाएं। मैंने तो सिर्फ ये कहने की जसारत की है कि हम पे तो आप करें केस, अगर आपने करना है, अगर आप समझते हैं हमने से किसी ने करप्शन की है तो क्यों आप ना पूछें, आपको तो पूछना चाहिए। लेकिन अपने एक केस माफ करा के, अपने 1100 अरब रुपए की केस माफ करा के नैब लॉ में
मुजरिमाना तरामीम करके नैब को एक तरह से अमली तौर पे बेअमल करके मुल्क को करप्शन फ्री मुल्क बनवा के आप किस करप्शन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, किस अखलाकियात की बात कर रहे हैं। और हमारे तो 3.5 साल गुजरे थे ना, आप तो सन 85 से पॉलिटिक्स में हैं। क्या आपका ज़मीर आपको इस बात पे मुतमईन करता है कि आपने पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाया है जो आपको सन 85-88 में मिला, हालांकि वो डिक्टेटर के हाथ से मिला था। उस पाकिस्तान को आपने एक ऐसी जगह पे पहुंचा दिया कि लोग जो डिक्टेटर को रोते थे अब वो आपको रोते हैं कि पाकिस्तान से कितने कर्जे थे जो आपने कहा कि हमने कर्जे ज्यादा लिए, बिल्कुल लिए, लेकिन क्यों लेने पड़े? वो कर्जे आपने इतने लिए, उसके सूद इतने आते रहे, तो 27,000 अरब जो है वो आपने पे किया था 5 साल में। हमारा हर साल का जो है 5,000 अरब हमारा पेमेंट की डेट रिटर्न जो हम कर रहे थे, हमारी सूद जो हम पे आता रहा, जो कर्जे आते रहे, वो क्यों आते रहे? आप लोगों ने ही दिए ना जी। और उसके आपने किया क्या पाकिस्तान के साथ? आपने पाकिस्तान के साथ ये किया कि अगर आपके करप्शन के केसेस हैं तो उसके आप जवाब ही ना दें। आज भी मियां साहब मोहतरम हैं उसी एवन फील्ड के घर में रह रहे हैं जिसके बारे में वो मनी ट्रेड नहीं दे सके, जिसके बारे में बीबी मरियम कहती थी कि पाकिस्तान से बाहर तो क्या अंदर भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो निकल आई ना प्रॉपर्टी, तो कहाँ है उसकी रसीदें? हमारे से तो आपने जो है इमरान खान साहब से उस चीज की भी रसीदें मांगी, वो पॉलिटिक्स में तो नहीं थे। जब क्रिकेट में जब वो थे, बाहर से जो पैसे कमा के लाए और बाहर से कमाए हुए पैसे एक नॉन पॉलिटिकल शख्स के उस तक की उस शख्स को रसीदें देनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और वो लोग जो मुल्क में सियासत करते रहे, जो मुल्क में उन पे करप्शन के चार्जेस लगे, मुल्क से पैसे मनी लॉन्डर होके बाहर जाते रहे, आप वजीर आला रहे, आप वजीर आजम रहे, अपोजिशन लीडर रहे, वजीर खजाना रहे, लेकिन आपसे सवाल ना हो। सवाल हो तो इमरान खान से हो, तो हमने कब कहा कि ना हो? अब करें, इमरान खान से करें, अली मोहम्मद से करें, हमें जो लोग करप्ट हैं उनको सजाएं दें, लेकिन अपने तो इस तरह से माफ ना करें ना। अपने इस मुल्क को जो है वो उसको इस तरह तो ना बनाए ना कि पाकिस्तान में फिर करप्शन करना या ना करना ये सब एक बराबर हो जाए, इखलाकी मयार इतना गिर जाए कि लोग उस शख्स का मजाक बनाए जो है ऑनेस्टी से जिंदगी गुजारे कि भैया तुमने क्या ईमानदारी का रोक पाला है। बाकी कौन इस बात से इनकार करता है कि अगर हमारी हुकूमत में गलत काम हुए हैं और हुए होंगे, लाजिम हुए होंगे, तो आपका काम है कि उसको पकड़ें। लेकिन ये कौन सा इंसाफ है कि अपने सारे आप खत्म कर दें और अपने जवाब तक ना दें और नैब के दायरे को इस तरह से खत्म कर दें। करप्शन एक दीमक है जो इस मुल्क को चाट गया है और चाट रहा है। हमें मिल के इसके खिलाफ जो है वो लड़ना होगा। और सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट काम यह है कि दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले अपना जो कबला सबको दुरुस्त करना होगा। मुल्क की तबाही की वजह यह है कि हमें अपनी आंख का शतीर नजर नहीं आता। मैं तो कब इससे इनकार कर रहा हूँ कि हमें अगर गलत है तो उसको पकड़े, लेकिन आप पे जो करप्शन के केसेस थे उसके साथ जो आपने किया है, यकीन करें आपने पाकिस्तान के आईन का, पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम का और करप्शन के खिलाफ अवाम ने जो तहिया है उस सब का आपने मजाक उड़ाया है। और इसी वजह से जो है पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम ने आपको हर जगह से रिजेक्ट किया है। आपके अपने लाहौर और पंजाब से आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। आपकी अपनी हुकूमत थी, मरकज में भी। खैर बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त बिल्कुल पहुंच जाता है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।